चीज है बच्चा हमारे पास, what are the important conditions for the sustained interference? The condition for the sustained interference, यानी कि बच्चा हमारे पास ये जो इंटरफेरेंस आपके पास आ रहा है ये लगातार होता रहे, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए मैं बताता हूँ। सबसे पहली कंडीशन आप सब एग्री करेंगे बच्चे हमारे पास, द वेव्स जो आपके पास हैं शुड हैव सेम एम्पलीट्यूड, द वेव्स शुड हैव सेम एम्पलीट्यूड, सेम आपके पास एम्पलीट्यूड, द वेव्स हैव द सेम एम्पलीट्यूड, यानी कि वेव्स के पास आपके लिए क्या होना चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, the wave should have the same amplitude. Number 2, the wave should travel in same direction with same velocity, travel in same direction in the same direction with the same velocity, यानी कि बच्चे हमारे पास वेव सेम डायरेक्शन के अंदर सेम वेलोसिटी के साथ चलनी आनी चाहिए। नंबर 3 बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, the waves should be in same state of polarization, same state of polarization, Fourth one, the sources of the wave should be coherent. ये आपके पास कोहेरेंट होनी चाहिए, should be coherent, ये हमारे पास यहाँ पर कोहेरेंट होनी चाहिए बच्चे। एंड फिफ्थ वन, the sources जो आपके पास सोर्सेज हैं should be monochromatic, should be मोनो यानी कि सिंगल क्रोमेटिक कलर, तो ये हमारे पास मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, तो द सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमेटिक। मेरे पास यहाँ पर जो सोर्सेज हैं वो आपके पास क्या होने चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए, मोनो मतलब सिंगल, क्रोमेटिक मतलब कलर। ये टीचर आपको 2 मार्क्स के अंदर पूछेगा कि भैया बताओ कैसी कंडीशंस होगी कि इंटरफेरेंस आता रहे, आपके पास इंटरफेरेंस के अंदर कोई दिक्कत ना हो, इंटरफेरेंस चलता रहे, तो हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड सेम, जिससे बराबर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बने, और सेम डायरेक्शन में लाइट जानी चाहिए और सेम वेलोसिटी से जाएगी तभी तो इंटरफेरेंस बनेगा, और सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे पास इस केस में पोलराइजेशन की स्टेट्स अलग अलग है, तो हमारे पास इस केस में वो सोर्सेज एक तरीके से कोहेरेंट सोर्सेज की कैटेगरी में नहीं आते, तो कोहेरेंट होने चाहिए। और लास्ट बच्चे हमारे पास मोनोक्रोमेटिक यानी सिंगल कलर के। आपको जान के हैरानी होगी कि जो हम इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं बच्चे, ये इंटरफेरेंस पैटर्न हमारे पास कैसे बनता है, सोडियम लैंप से बनता है। कई बार तो सोडियम लैंप की लाइट मोनोक्रोमेटिक, कभी अगर आपने देखी हो ये येलोइश कलर की बच्चे हमारे पास लाइट होती है, इससे हम एक पैटर्न को तैयार करते हैं विच इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस पैटर्न, जो कि बच्चा हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। तो ये बच्चे हमारे पास एक पहला कॉन्सेप्ट है जो कि आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ जी शौर्य बोलो बेटा। सर एक बार आप थर्ड पॉइंट रिपीट कर सकते हैं, वेव शुड The wave should be in the same state of polarization, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। इसका मतलब बच्चा हमारे पास क्या है कि जो लाइट है ये लाइट की कुछ पोलराइजेशन होती है, कुछ लाइट बच्चा हमारे पास उस वो ऐसे वाइब्रेट करती है, और कुछ लाइट बच्चा हमारे पास हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट करती है, कुछ लाइट बच्चा हमारे पास ऐसे वाइब्रेट करती है, कुछ लाइट ऐसे वाइब्रेट करती है, मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स या तो ऐसे चल रही है या ऐसे चल रही या ऐसे चल रही या ऐसे चल रही। तो उसने बोला कि अगर दो सोर्सेस की पोलराइजेशन की स्टेट सेम है, ऐसे जैसे वो ऐसे चल रहे, तो ये बहुत अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे।
ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर कोई ऐसे और ऐसे चलेगा तो पैटर्न नहीं बनेगा, पैटर्न बनता है पर सस्टेन्ड होना चाहिए। सस्टेन्ड समझते हो, जो लंबा खिंच जाए, सस्टेन, ये सस्टेन आगे काफी देर तक बच्चे जो सरवाइव कर जाए। तो अगर आप चाहते हो कि इंटरफेरेंस पैटर्न काफी देर तक बना रहे तो उसके लिए सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, यानी कि दोनों लाइट्स की आपके पास ऐसे वाइब्रेट करना चाहिए लाइट के पार्टिकल्स, या फिर बच्चे आपके पास हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट करना चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर है? नहीं होगा, नहीं होगा तो इंटरफेरेंस तो पैटर्न बनेगा पर वो लंबा नहीं टिकेगा बच्चे। बोलो। ओके सर। ठीक है, पक्का श्योर है? यस सर। चलो अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, नेक्स्ट पॉइंट है 3 मार्क्स का जो टीचर पूछेगा आपको, और वो ये पूछेगा बच्चे हमारे पास द इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट वेव्स, the interference of the light waves and the, और बच्चे हमारे पास and the conservation of the energy, and the conservation of the energy, and the conservation of the energy, the interference of the light wave and the conservation of the energy। हमारे पास यहाँ पर ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ कैसे वैलिड, कहीं हम ऐसा तो नहीं सोच रहे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब वहां पे लाइट डिस्ट्रॉय होगी, कहीं ऐसा तो नहीं सोचने लग गया मैं, कहीं मैं ऐसा तो नहीं सोचने लग गया कंस्ट्रक्टिव की लाइट वहां कंस्ट्रक्ट होगी, कहीं मैं ऐसा तो नहीं सोचने लग गया। तो क्या ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि लाइट तो एनर्जी है एंड एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो लाइट कहाँ चलेगी, आप बोलोगे नहीं सर ये ब्लैक कहाँ से आ गया, लाइट कहाँ चलेगी, तो इसके पीछे का रीजन हम समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये बोला जाता है बच्चे आपके पास कि अगर हम यहाँ पर देखें दे आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के मैक्सिमम, कंस्ट्रक्टिव जो आपके पास इंटरफेरेंस है उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी किसके बराबर है, अगर मैं आपको बोलूं तो आपका जवाब होगा कि मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 के बराबर है, राइट। और अगर मैं बोलूं इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर लाइट किसके बराबर है, तो I मिनिमम एंड दिस इज इक्वल टू 0। सलोनी ये बच्चे हमारे पास भूमिका 0 के बराबर है ना, मिनिमम मतलब डार्कनेस, मैक्सिमम मतलब ब्राइटनेस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लाइट की इंटेंसिटी ऐड होकर 4I0 हो जाती है, और डिस्ट्रक्टिव के अंदर बच्चे ये हमारे पास मिनिमम होके 0 हो जाती है। अब जरा आगे देखते हैं। therefore बच्चे हमारे पास यहाँ पर एवरेज इंटेंसिटी, एवरेज इंटेंसिटी आपके पास एवरेज इंटेंसिटी किसके बराबर आ जाएगी, तो अब मेरे पास एवरेज इंटेंसिटी या फिर मीन इंटेंसिटी किसके बराबर है, आप लिखोगे I मैक्सिमम प्लस ऑफ I मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। सो I मैक्सिमम प्लस ऑफ I मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, तो I मैक्सिमम प्लस ऑफ I मिनिमम डिवाइडेड बाय बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है 2 आपके पास आ जाता है। तो अगर हम ध्यान से देखें बच्चे तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे डाल दीजिए, अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे डाल देता हूँ 4I0 प्लस ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज इक्वल टू 2I0। ओके, ये क्या बात बनी, ये तो बात बच्चे वही बन गई कि I0 प्लस I0 2I0 होता है, और अगर मैं इस डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के एवरेज इंटेंसिटी निकालता हूं तो वो भी 2I0। तो अब हो क्या रहा है, ध्यान से समझना, जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है वहां से लाइट माइग्रेट कर रही है, लाइट वहां से दूर जा रही है, तभी तो डार्कनेस आई। व्हाट इज डार्कनेस, एब्सेंस ऑफ द लाइट। तो वहां से लाइट बच्चे आपके पास निकल गई, और वो लाइट निकलकर वहां पहुंच गई जहां से पहले से 2I0 की लाइट है। तो पहले यहां से 2I0 थी, वो 2I0 सरक के कहां पर चली गई बच्चे, किसी और पॉइंट पर, जहां पर वो चली गई वहां पर पहले से 2I0 प्रेजेंट था, तो 2I0 प्लस ऑफ 2I0 आपके पास क्या हो जाता है 4I0। इस वजह से कंस्ट्रक्टिव के अंदर 4I0, और जहां से लड़की ये आपके पास लाइट माइग्रेट कर जाती है वहां पर डार्कनेस आ जाती है।
ये भी कहने का एक तरीका, ये भी एक कहने का तरीका। अभी हम नीचे इसके ऊपर ज्यादा तो नहीं, क्योंकि अगर बोला जाए बच्चे तो ये एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच है चीजों को समझने की। तो हमारे पास यहाँ पर देयरफॉर the average intensity the average intensity the average intensity of the light the average intensity of the light is the sum of intensities of the two light sources of the two light sources of the two light sources यानी दो लाइट सोर्सेस के बीच का बच्चा हमारे पास सीधा सीधा सम। तो हमारे पास यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहाँ पर आई, तो हम ये नहीं कहेंगे कि लाइट वहां पे डिस्ट्रॉय हुई है, हम बोलेंगे लाइट वहां से माइग्रेट होकर कहाँ पहुंच गई है, वहां पर जहां पर पहले से आपके पास लाइट ऐड अप हो रही थी। तो 2I0 हर जगह पे 2I0 है, समझो इस बात को। अगर हम ध्यान से समझे तो ये चीज आपको ऐसे समझ में आएगी। ये हमारे पास यहाँ पर आपकी एक स्क्रीन है बच्चे, और यहाँ पर हर जगह पे आपके पास लाइट की इंटेंसिटी कितनी आ रही है, 2I0 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 एंड सो 2I0 2I0 एंड 2I0 और आपके पास 2I0। देखो समझना 2I0 ये इसलिए बच्चे हमारे पास, क्योंकि इस स्लिट से और इस स्लिट से हमारे पास कितने कितने इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, I0 और I0। तो स्क्रीन पे कितनी आनी चाहिए, 2I0 पर आती नहीं है। रीजन है वो ये बोलता है बच्चा हमारे पास कि मान लो यहाँ से 2I0 निकलकर यहाँ पहुंच गई, मेरी बात को समझ लो, यहाँ से 2I0 निकलकर आगे पहुंच गई, ये बच्चा हमारे पास 2I0 निकलकर यहाँ पहुंच गई। तो लाइट बच्चा हमारे पास जैसे जैसे अपनी जगह चेंज करेगी, तो जैसे यहाँ से 2I0 निकल गया, मान लो कि निकल गया, तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो गया, डार्कनेस। और ये 2I0 पहले से प्रेजेंट थी, 2I0 और आ गई, तो बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4I0, जिसको आप क्या बोल देते हो, ब्राइट फ्रिंज बोल देते हो, जिसको बच्चा हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, ब्राइट फ्रिंज। तो हमारे पास यहाँ पर ये क्या चीज बन जाएगी बच्चे, ब्राइट फ्रिंज। तो 4I0 आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगी, ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी, ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी। तो समझने की कोशिश करो, ये सिंपल बच्चा आपके पास ऐसे है जैसे कि ये सारे पेन को उठाकर मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ये चीज क्या होगी, खाली होगी, एम्प्टी। अगर मैं ये सारे पेन उठाकर यहाँ पर रख दूंगा तो क्या होगा बच्चे, आपके पास ये खाली हो जाएगा। तो वहां पर बच्चे हमारे पास क्या चीज हो रही है, लाइट वहां से निकल कर आगे चलेगी, आगे पहले से लाइट है 2I0 की, तो 2I0 प्लस ऑफ 2I0 कितना हो गया, 4I0। तो जहां से लाइट निकल गई तो वहां पर क्या रहेगी बच्चे, डार्कनेस। ये बच्चे हमारे पास रह जाते डार्कनेस, और इसी चीज को हम क्या बोल देते, दिस इज नोन एज टू बी दी आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। सो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या चीज है बच्चे, बड़ी सिंपल सी चीज है बच्चे हमारे पास, ध्यान से समझना कि इफ वी use light of wavelength 5000 angstrom, the slit distance is small d, and distance between the slits and the screen is, ये बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है, कैपिटल डी। ध्यान से समझना, कैपिटल डी। द फ्रिंज विड्थ is 4 millimeter। द फ्रिंज विड्थ है बच्चा वो 4 मिलीमीटर है। What will be the fringe width? What will be the fringe width?
आपके पास यहाँ पर फ्रिंज विड्थ क्या होगी बच्चे आपके पास, इफ अगर if the light of wavelength 1000 angstrom is used. देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन कितना सिंपल है कि मेरे पास यहाँ पर अगर देखा जाए लाइट है जिसकी वेवलेंथ किसके बराबर है, 5000 एंगस्ट्रॉम की। और बच्चा हमारे पास स्लिट्स वगैरह का डिस्टेंस सब कुछ गिवन है। और इस केस के अंदर जो फ्रिंज विड्थ है जो कि बच्चे लैम्डा डी अपॉन डी, ये बच्चे हमारे पास 4 मिलीमीटर है। टीचर बोलता है कि आपके फ्रिंज विड्थ क्या होगी जब लैम्डा की वैल्यू बच्चा हम कितने के बराबर रख रहे हैं, 1000 एंगस्ट्रॉम। तो बीटा डैश इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर लैम्डा डैश डी अपॉन डी। तो हमारे पास यहाँ पर इसको कैसे करोगे, डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडिंग 4 अपॉन बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। तो 4 अपॉन बीटा डैश लैम्डा अपॉन बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा डैश। तो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है बच्चे हमारे पास। 4 अपॉन बीटा डैश ये हमने निकालना है। सो देयरफॉर वी कैन राइट डाउन लैम्डा इनटू लैम्डा डैश इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, बीटा डैश 4। लैम्डा डैश बच्चा हमारे पास है 1000 और लैम्डा बच्चा हमारे पास है 5000। कैंसर कैंसर एंड यहाँ पर बच्चा हमारे पास बीटा डैश आपने निकालनी विच इज इक्वल टू 0.8 मीटर। तो ये बच्चा हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा, 0.8 मीटर के आसपास है। तो इन क्वेश्चंस के अंदर आपको कोई गड़बड़ लगनी नहीं बच्चे, आपको बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को। मिलीमीटर बोल बेटा। सर, मीटर है मिलीमीटर? मैंने ऊपर यूनिट चेंज किए कि नहीं किए, पहले तो देख लेते हैं। हाँ यूनिट चेंज नहीं की, 0.8 मिलीमीटर। एक एम और लगा दे बच्चे, बहुत सही कह रहे हैं, एक एम और लगा दे। क्योंकि हमने ऊपर अगर मिलीमीटर लिया तो यहाँ पर भी किस में आएगा बच्चे, मिलीमीटर में आएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चे आपको, यस और नो? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास कि इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000 angstrom is used in Young's double slit experiment, YDSE बोलते हैं इसको, the Young's double slit experiment जिसको हम YDSE बोलते हैं बच्चे आपके पास, the distance of fourth bright fringe from the center of the screen। तो मुझे यहाँ पर डिस्टेंस बताना बच्चे और फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो बताओ कैसे बताओ, सॉल्यूशन तो बड़ा सिंपल है कि हमारे पास यहाँ पे लाइट की वेवलेंथ गिवन है और बच्चे मुझे डिस्टेंस बताना है ऑफ द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। एक बच्चा आपके पास स्मॉल डी ले ले विच इज इक्वल टू 4 मिलीमीटर और कैपिटल डी ले ले बच्चा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर चीज आ गई। तो अब बच्चा हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। तो y फोर्थ इज इक्वल टू 4 लैम्डा डी अपॉन डी। तो 4 लैम्डा डी अपॉन डी। आगे चलते हैं, इसका मतलब y इज इक्वल टू 4 इंटू बच्चा हमारे पास यहाँ पर 2000, ये बच्चा हमारे पास 2000 और बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, कैपिटल डी जो कि 10 सेंटीमीटर है और स्मॉल डी जो कि 4 मिलीमीटर है।
ये बचा हमारे पास रिजल्ट, अब 2 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा, बताओ कैसे। तो हमारे पास y इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 10 के पावर 3 बच्चे आपके पास -10 7 और बच्चे यहाँ पर 2 तो 10 के पावर -9 और नीचे बच्चे हमारे पास 4 इंटू 10 के पावर -3 मिलीमीटर है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -6। ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है। क्वेश्चन करने का बच्चा हमारे पास सिंपल, आपके पास क्या होता है, तरीका होता है कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से करें। यह बच्चा हमारे पास क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सा तरीका। चलो आगे चलते हैं, देखते नेक्स्ट। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास फिर एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, इन YDSC हमारे पास we get 10 fringes from the light of wavelength 4800 angstrom 4800 angstrom। ठीक, calculate the number of fringes for the wavelength of बच्चे हमारे पास यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर आ जाएगा, वी कैन राइट डाउन 1200 angstrom। So calculate the number of fringes for the wavelength of 1200 angstrom। यानी 1200 angstrom के लिए बच्चे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ फ्रिंजेस चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन। हमारे पास नंबर ऑफ फ्रिंजेस 10 है बच्चे, तो मेरे पास यहाँ पर पहली वेवलेंथ है, we have the first wavelength, और यहाँ पर बच्चे हमारे पास कौन सी वेवलेंथ है, सेकेंड वेवलेंथ है। हमारे पास पहली वेवलेंथ से हमारे लिए 10 फ्रिंजेस तैयार होंगे और बच्चे 1200 पे कितने फ्रिंजेस तैयार होंगे, तो हमारे पास n1 λ1 d अपॉन डी और ये बच्चे n2 λ2 d अपॉन डी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर पहली वेवलेंथ है जिसमें 10 फ्रिंजेस बन रही है, तो हमारे पास यहाँ पर 10 फ्रिंजेस बन रही है, यानी कि n की वैल्यू 10 के बराबर है। और फिर बच्चे हमारे पास नेक्स्ट है जिसमें वेवलेंथ को आप चेंज कर रहे हो, आपने नंबर ऑफ फ्रिंजेस बताने, लेकिन स्क्रीन तो एक ही यूज हो रही है, इस वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, वी कम विद द आइडिया। हमारे पास इन दोनों वेवलेंथ को आपस में कंपेयर कर देते, सो n1 λ1 n2 λ2, n1 λ1 इज इक्वल टू n2 λ2। बच्चे आपके पास, मेरे पास पहली वेवलेंथ कितने के बराबर है, तो पहली वेवलेंथ है बच्चे 4800 की। वेवलेंथ कितने के आपके पास बराबर आ गई, तो वेवलेंथ बच्चे हमारे पास देखते हैं हमारे पास कितने के बराबर गिवन है, तो आपके पास वेवलेंथ तो हमने लिख दिया, सॉरी वेवलेंथ लिख दिया, मुझे नंबर ऑफ फ्रिंजेस चाहिए, तो 10 है इज इक्वल टू सेकंड के लिए बच्चे नंबर ऑफ वेवलेंथ मुझे निकालनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ, तो 12 आपके पास 12 है, 1200 तो इसकी आपके पास है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस। सो वी कैन राइट डाउन 1200 इनटू बच्चे हमारे पास यहाँ पर 1200 इनटू हमारे पास यहाँ पर आपके पास आ जाएगा n2, तो ये 2 0 से 2 0 12 और ये 4, तो n2 इज इक्वल टू, तो आपके पास n2 की वैल्यू किसके बराबर है, 40 के बराबर आ गई। आपके पास n2 की वैल्यू किसके बराबर है, 40 के बराबर है। हमारे पास यहाँ पर n2 की वैल्यू 40। ठीक है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है बच्चे, डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को बच्चे आपने सिंपल हैंडल करना आना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें गिवन है, और उन्हीं चीजों से तो बच्चे नई चीज बनेगी ना। टीचर आपको ऐसा क्वेश्चन देगा ही नहीं जिसमें से आपको वो चीज बनाने की जरूरत ही ना पड़े। अब जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर गेन किसका है, वेवलेंथ का, पाथ डिफरेंस का,
अगर हमें वेवलेंथ और पाथ डिफरेंस पता है तो हम क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन को हमेशा सही रखेंगे बच्चे। चलते हम आगे नेक्स्ट। अगर किसी बच्चे का डाउट हो तो रोक लेना बच्चे मुझे। नेक्स्ट सो नेक्स्ट में बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, अगेन क्वेश्चन, इफ दे अगर बच्चा हमारे पास यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज 6000 एंगस्ट्रॉम एंड कैपिटल डी कितना लिखते, चलो कैपिटल डी इज 40 मिलीमीटर, 40 millimeter, calculate location of the fifth bright fringe from the center of the screen. Calculation the location of fourth bright fringe from the center of the screen. Small d तो हम दिए नहीं, तो small d बच्चा हमारे पास आएगा 5 मिलीमीटर। सॉल्यूशन, अगर बच्चा हमारे पास वेवलेंथ गिवन है और डी बच्चा आपके पास गिवन है, स्मॉल डी भी गिवन है, लोकेशन बतानी है, तो लोकेशन ऑफ द फिफ्थ ब्राइट फ्रिंजेस आपके पास 5 लैम्डा टी अपॉन डी और y इज इक्वल टू 5 इनटू बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा 6000 इनटू कैपिटल डी कितने के बराबर है 40 मिलीमीटर, 40 इंटू 10 की पावर -3 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया बच्चे, दिस इज डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, तो स्मॉल डी आपके पास है 5 मिलीमीटर के बराबर, 10 की पावर -3। Okay, so y is equal to 6 into 4 into 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर आपके पास आ जाएगी यहाँ पे एक मिनट देखने तो कैलकुलेट दी लोकेशन 1 भी 10 की पावर -3, चेक कर लेंगे बच्चों मुझे डी की पावर। सर इसको मिलीमीटर में रहने देते ना सर, दोनों मिलीमीटर में। हाँ मेरे को भी ऐसे, या फिर मैं बोला कि मैं काट दे, मैं पहले वो चेक कर रहा हूँ कि भैया तो मैं गलत ना लिख दिया, क्योंकि भैया बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हाँ या ना श्योर है? वो तो है। हाँ तो 24 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4, तो ये बच्चा हमारे पास इतने के आसपास आ जाएगा। बहुत बड़ी है बच्चे, 24 इंटू 10⁴, इतने फ्रिंजेस ही नहीं बनेंगे, या तो वेवलेंथ को बच्चे कंट्रोल कर, या तो ये बच्चा हमारे पास किसको कंट्रोल कर जाए, वेट को कंट्रोल कर जाए। तो हमारे पास इस वजह से इन सारी सिचुएशंस के अंदर आपको सिर्फ एक ही चीज क्लियर होनी चाहिए, फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला बच्चा हमारे पास या तो ब्राइट फ्रिंज का या फिर बच्चा हमारे पास डार्क फ्रिंज का। तो हमारे पास यहाँ पर दो चीजें बच्चे आपके पास हमें समझ में आती है। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्या आपके पास यहाँ पर वी कैन राइट डाउन व्हाट इज दी, यहाँ पर बच्चा हमारे पास है यहाँ पर व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस of the screen from the slits if अगर स्मॉल d is 2 मिलीमीटर, आपके पास स्मॉल d कितने के बराबर है 2 मिलीमीटर, लैम्डा बच्चा हमारे पास 3000 एंगस्ट्रॉम, so lambda is 3000 एंगस्ट्रॉम, therefore आपके पास डिस्टेंस आपको कैपिटल डी बतानी है बच्चे हमारे पास। सो एक और चीज है कि आपकी फ्रिंज विड्थ है और आपके फ्रिंज विड्थ है 50 आपके पास मिलीमीटर। सर ये गिवन है ना? हाँ जी गिवन। तो आपके पास बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी, तो आपके पास 50 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू लैम्डा, ये बच्चे हमने 3000 इंटू 10 की पावर -3,
और बच्चे हमारे पास कैपिटल डी, ये तो मुझे निकालना है, स्मॉल डी 2 × 10 की पावर -3। तो हमारे पास यहाँ पर 10 × 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 3 × 10 raised to power 1 2 3 -7। तो आपके पास यहाँ पर -7 इज इक्वल टू डी। तो 10/3 × 10 के पावर -6 प्लस ऑफ 7, सो 10/3 × 10 आपके पास आ जाएगा, और ये बच्चे आपके पास 100/3। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने बच्चे हमारे पास, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे हमारे पास, बहुत सिंपल से एक बच्चे आपके पास क्वेश्चन आएंगे। ठीक, चलो बच्चे, सो अभी के लिए इतना ही करते हैं बच्चे हम, बाकी चीजें बच्चे, क्योंकि इंटरफेरेंस खत्म हो गया, इंटरफेरेंस खत्म हो गया बच्चे हमारे पास। जी रक्षित बोलो बेटा, बोलो बच्चे। बात सर करनी थी आपसे जरा। आप मुझे कॉल कर लीजिएगा बच्चे ना, कॉल कर लीजिएगा आप मुझे, ठीक है। तो इंटरफेरेंस आपके पास ये खत्म हो गया, इंटरफेरेंस के अंदर अभी कुछ नहीं बचा, सिर्फ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस बच्चे हम कर लेंगे। रह क्या गया इसमें से स्तुति, डायफ्रैक्शन रह गया। तो इंटरफेरेंस पे कल हम क्वेश्चंस ही करेंगे। जी शौर्य। सर मैंने एक चीज पूछनी थी कि जब अगर हमें कभी बोले कि कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ फोर्थ ब्रिज फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर, अगर बोल दे कि फ्रॉम थर्ड, देखो उसके लिए पहले थर्ड के लिए निकालो, फिर फिफ्थ का निकालो, दोनों को माइनस कर दो। मेरी बात समझ गया। अगर टीचर आपको ये बोल देता है कि भैया थर्ड से फिफ्थ का निकालना है, तो पहले आप फिफ्थ तक का निकाल लो, फिर थर्ड तक का निकालो, दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ जाए। ठीक है, चलो चलिए ओके बच्चे, रक्षित मुझे कॉल कर लेना बेटा।